हाँ तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का आंसर बताना। स्टार्ट। तो नेशनल इनकम और प्रॉफिट जो होता है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर इसकी जगह वेल्थ लिखा होता तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग अ ईयर होता है ना। 30 ग्राम प्रोटीन। चलो अब सेकंड पे आते हैं। स्टार्ट। Elasticity of demand is constant and equal to 1 at every point on the demand curve. The shape of the such demand curve would be. हाँ यूनिटरी इलास्टिक वाला है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। सर आप पहले वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो आंसर? हाँ हाँ थर्ड, ये पहला वाला। नहीं सर, इसके पहले द सेकंड वन। यस थैंक यू। हाँ सर 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 इट इलास्टिक शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला राइट? हाइपरबोला बनेगा ना सर, डी पार्ट। या सर इट शुड बी डी। रुक जाओ एक मिनट। सर एनसीईआरटी के हिसाब से तो डी ही एक बनेगा। बार ये समझा दो। Elasticity of demand is constant and equal to 1 at every point on the demand curve. यूनिटरी इलास्टिक इज आल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना सर? सर वर्टिकल में तो जीरो हो जाएगा ना सर, वो इनइलास्टिक होता है क्योंकि। ठीक है ठीक है, एक बार ये नेट पे देखना जरा। सर एनसीईआरटी में लाइन गिवन है ये पूरी। अच्छा एक बार भेजो भेजो भेजो। यस सर, एक मिनट। फिर हाइपरबोला ही होना चाहिए ना हर लाइन पे, क्योंकि 1 है तो। सर आपके पास वो लेसन का पीडीएफ है क्या? नहीं डिमांड का नहीं है मेरे पास। सर मैंने देखा है सर वो। सर इट शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओनली इन द आईएससी टेक्स्ट बुक आल्सो इट इज दैट। ओके ओके, तो इसका हो जाएगा आपका 4, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपके ये जो आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के, वो सेकंड वाला है, पीसी। डिमांड वाले का आपका थ्योरेटिकल ही है, वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर हाँ हाँ। also where is this PDF? Can you send this? दिस वन, दिस क्वेश्चन पेपर। हाँ सर। ओके ओके। सर बट ये तो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा ना? कौन से वेबसाइट से? सर ये आप सीयूईटी का ही देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर? हाँ 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 तो सर ये सीयूईटी की nta.com पे अगर जाएंगे ना हम लोग, तो हाँ वहाँ हाँ। पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। सारे हैं उसमें जितने भी हाँ हुए? सारे हैं सर, मतलब सर एक ही शिफ्ट का है उसमें, मतलब तीनों शिफ्ट के नहीं है, एक ही मिल रहा है। हाँ मतलब एक ही मिल रहा है, तो मतलब सर सब्जेक्ट सारे हैं बट। अच्छा वैसे तो मैंने ड्राइव सेंड कर रखा है। ओके सर थैंक यू। चलो नेक्स्ट वाला बताओ जरा, फोर्थ। सर आप पोल नहीं डाल रहे? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी। स्टार्ट। Which of the following is not included in human development indicator? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर ये जिस चैप्टर का क्वेश्चन है ना,
हाँ सर हाँ। एक टेबल है सर जो पूरी स्टैटिस्टिक्स की है। हम्म। सर, मतलब सर उसमें कुछ टोटल वैल्यू सर 20 से ऊपर है सर, तो सर वो पूरी टेबल याद करनी होगी हमको। नहीं 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 वो नहीं करनी ना सर? नहीं। ओके सर, ठीक है सर, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिकल वैल्यूज बहुत है सर, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर? तो तुम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है? Yes, sir. सर Yes, planet sir. planet पढ़ा था। ओके। यस सर। तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का नहीं है? नहीं सर, वो मैंने नहीं है, पढ़ा सर। नहीं सर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो है? हाँ सर है। एक्सेस टू बेसिक सर सैनिटेशन? तीनों है। तीनों है सर यही तीनों है बस, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ओके तो चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला बताओ, फिफ्थ। स्टार्ट। देखो इसमें ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी सर्कुलर फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो तुमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ए वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, मतलब ए ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसकी बाद रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो अगर किसी में बी ऑप्शन गिवन है तो वो गलत हो गया। सर हाँ सर लेकिन अगर हम रियल फ्लो की प्रॉपर चलो। डेफिनेशन देखें तो उसमें तो लिखा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ लाइक जो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज होता है सर, इसमें सिर्फ सर्विसेज है। रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड टू फर्म ही तो जा रहा होता है फैक्टर सर्विसेज। हाँ सर ये स्टेटमेंट सही है। ये तो सर सही है पर ना। जो गुड्स हैं सर, जो गुड्स हैं वो भी तो सर इसमें इंक्लूड होते हैं ना रियल फ्लो में, डेफिनेशन के हिसाब से। तो सर जो गुड्स हैं वो हाउस होल्ड्स रुको रुको, अब अभी पहले ये कर लेते हैं, एक मिनट, फिर डिस्कस करते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम, ये गलत स्टेटमेंट है, फर्म टू हाउस होल्ड जा रहा होता है। फक इनकरेक्ट। हाँ ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर ए एंड डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुमसे पूछा इनकरेक्ट। अब बोलो कि क्या कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था लाइक प्रॉपर डेफिनेशन देखे रियल फ्लो की तो ये तो आधी डेफिनेशन हुई तो आधी तो यहाँ पर ना तुम्हें बस स्टेटमेंट देखना है। तो फैक्टर सर्विसेज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे होते हैं? हाउस होल्ड टू फर्म कर रहा होता है फ्लो। यस तो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है ना कि फैक्टर सर्विसेज जो जा रहा होता है वो हाउस होल्ड अपना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज दे रहा होता है और फर्म को दे रहा होता है। ओके सर और मनी फ्लो में तो ये हो रहा होता है ना, फैक्टर पेमेंट जो है फर्म टू हाउस होल्ड जा रहा होता है, क्योंकि फर्म जो है हाउस होल्ड को देता है। अब बोलो और किसी को नहीं समझ आया तो। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो प्लीज। सर क्लियर है ये। हाँ चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये है तुम्हारा सिक्स्थ। और मैंने YouTube पे एनसीईआरटी की वीडियोस डाल दी हैं, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत बाकी होंगे, ठीक है।
बाकी किसी ने देखा है कोई चैनल जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हो? Just Aurora. नहीं देखा सर। तो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी मेन है अगर एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो या नॉर्थ कैंपस। यस सर। तो इसका आंसर आप लोगों ने ए बहुतों ने किया है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, सही बात है, ठीक है। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये गलत हो गया। तो देखो बी वाले जो भी ऑप्शंस होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मनी सप्लाई इज द करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक ये सी वाला है, एक ये सी वाला है। अब देखते हैं, मनी सप्लाई इज द करेंसी हेल्ड विद बैंक्स, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद है मनी सप्लाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो में तो पैसा यूज हो रहा होता है, रियल फ्लो में पैसा यूज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी एक कॉपी निकाल लेना, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना जरा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। कॉपी में लिखो फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिख लिया? ठीक है, जो नोट्स लिखवा रहा हूँ लिखते जाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सर एक मिनट। सर यहाँ पे अभी वीडियो भी करवाया था ना जो आपने डाल रखी यूट्यूब पे। क्या चीज, क्या चीज? मेरे फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने यूट्यूब पे भी करवाया था ना जो आपने वीडियो डाल रखी है मनी एंड बैंकिंग हाँ की। हाँ हाँ, वीडियो भी डाल रखी है, हाँ, ठीक है। चलो, some country have made an attempt to move towards an economy use less cash and more digital transaction। सबसे पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जब तुम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो जिससे कि वो बैंकिंग का पार्ट बन सके। तो a cashless society describe an economic state whereby financial transactions are not connected with money in the form of physical banknote or coins, but rather than the transfer of digital information, usually an electronic representation of money between the transacting party. In India, government has been consistently investing in various reforms for greater financial inclusion, ठीक है। financial inclusion का मतलब होता है weaker section of the society को भी आप फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में ला रहे हो। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इनिशिएटिव सच एज जनधन अकाउंट की जीरो बैलेंस में भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड अदर हैव स्ट्रेंथन द रिजॉल्व। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मतलब है ये जो आपके एटीएम्स होते हैं वो, ठीक है। टुडे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सीन एज अ रियलिस्टिक ड्रीम बिकॉज ऑफ द मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसका नोट बना लेना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब लिख लेना। और दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप जनधन अकाउंट कब आया था, ठीक है। और एनएफएस क्या होता है, किससे रिलेटेड है, तो एटीएम से रिलेटेड है। सर जरा 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, सर एनएफएस में सिर्फ एटीएम आता है या फिर नहीं नहीं, बस सारी, एटीएम आता है, बस एटीएम आता है। तो मतलब डिजिटल फैसिलिटीज नहीं आते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर अगर हम डायरेक्ट डीके गोयल के क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब एक्सेप्ट रीडिंग एनसीईआरटी तो रुक जाओ, क्या अकाउंट्स के डोमेन में? सर नहीं, जैसे ना बिजनेस हो गया सारे डोमेन्स में। नहीं नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी उठाना। अकाउंट्स के लिए कर सकते हो, डीके गोयल उठा लिया, टीएस ग्रेवाल उठा लिया। बाकी जैसे कि मान लो तुमने लास्ट क्लास ली थी अकाउंट्स की, यस सर। तो वो वाला पता, वो तो नया ही पता चला होगा ना, 8 डेज वाला। पता नहीं सर। वो वाला सुना था तुमने, 8 डेज और 15% वाला, यस जब सर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो पहले पढ़ा था कभी तुमने ये? सर ये मतलब जो हमारी एज थियोरेटिकल नोट्स थे मेरे पर्सनल, उसमें मैंने देखा था, लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, ओके ओके।
मतलब मेजॉरिटी ने ना ये पढ़ा नहीं था वैसे। तो सर मतलब सिर्फ अकाउंट्स के लिए ही हम डीके गोयल यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इको एंड बीएसटी? हाँ, उसके लिए तो एनसीईआरटी उठाना। और फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस? डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, या फिर नेट में लर्निंग सीबीएसई कर है, उससे भी एमसीक्यू देख सकते हो। बाकी एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ दिया तो फिर सॉल्व हो रहे होंगे। ओके। चलो सर एक और चीज सेट के लिखना। बाहर से तो नहीं आएगा ना कुछ? नहीं, एनसीईआरटी से के बाहर से नहीं आना। चलो अब नेक्स्ट लिखना, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। वेलोसिटी ऑफ मनी ये कहता है कि अगर मान लो 1000 रुपए सर्कुलेशन में, तो कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और मनी सप्लाई जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। से फॉर्मूला वगैरह नहीं, आएगा फॉर्मूला मतलब? नहीं, बस जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वेलोसिटी ऑफ मनी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई जो स्टॉक कॉन्सेप्ट, बस ये लिखते जाना। सर आपने ये सब यूट्यूब वीडियोस में कवर किया है ना? हाँ 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 हाँ। तो सर हम वहां से चेक करते रहते हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके ओके। सर ये जितने भी फॉर्मूलाज है करने थे यार? नहीं, फॉर्मूला याद नहीं करने। नहीं करने ना सर? नहीं। सर ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्रेडिट क्रिएशन से अलग है? हाँ, ये क्रेडिट क्रिएशन से अलग है। सर एक बार आप फिर से बता देंगे सर, आपने वेलोसिटी ऑफ मनी के लिए क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ मनी का है मतलब है कि अगर मान लो 1000 रुपीज कर वो मनी सप्लाई है, अब 1000 रुपीज कितने टाइम्स, मतलब मान लो एक बार तुम्हारे पास 100 रुपया आया, फिर दूसरे वाले के पास आया, फिर तीसरे, कितनी बार वो घूम रहा है वो पैसा। ओके सर। सर ये कैसे पता चलेगा, मतलब ये कैसे कैलकुलेट होगा? मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा बैंकिंग के थ्रू। और सर जो बैंकिंग के थ्रू नहीं है, मतलब कैश नहीं में नहीं, है? तो उन्होंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है तो हमें ये अज्यूम करवाया ना कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, अगर तुमने बैंकिंग पढ़ा होगा, याद होगा। अच्छा, वो तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में था ना? हाँ, मतलब वैसे भी अगर देखो तो इन्होंने एक ही यूनिट मानकर सारी चीजें बिल्डअप की है। यस ठीक सर। है, अब ये वाला निकालो सर। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये निकालो सर। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? सब कह रहे हैं इसका आंसर 4। ठीक है, तो आपको निकालना था इक्विलिब्रियम, तो एक्सक्यूज मी इक्विलिब्रियम सर। तो आपका यही निकल सकता है ना, इसे हम कह देंगे एएस और इसे हम कह देंगे एडी, है ना। देखो दो अप्रोचेस से हो सकता है ना, एक एस इक्वल टू वाई होता है, एस इक्वल टू सी, वो क्या कहते हैं, आई होता है, और एक होता है आपका ए एस इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पर ए एस इक्वल टू ए डी से निकालोगे तो ए एस को वाई मान लोगे और ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, उसे रखोगे 1800 आ जाएगा। ऐसे ही निकाला है ना। यस सर ऐसा है नोट कि पावर। हाँ सर, ऐसे ही निकाला है। सर चलो ठीक है, यहाँ सर तक। आप एक बार फाइनेंशियल इंक्लूजन समझा दोगे?
फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जैसे बिहार जैसा स्टेट हो गया, तुमने वो पढ़ा है कि वो रूरल डेवलपमेंट वाले में एक पॉइंट था, रीजनल रूरल डेवलपमेंट। यस सर, उसमें दिया हुआ है सर ये। उसमें था ना कि जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है उनको भी बैंक के सर्कुलेशन में लाना, याद आया? वही जनधन योजना के ऊपर था ना। रीजनल रूरल बैंक्स वाला पॉइंट था उसमें। हाँ, और एक नबार्ड भी था कि जैसे सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक को या ओवरऑल बैंक को संभाल रहा होता है, नबार्ड बस रूरल बैंक्स को संभालता है। यस सर। यस सर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बस ये याद रखो, वीकर सेक्शन को भी बैंकिंग डोमेन में लाना, जिससे कि वो अपना पैसा पर्स में ना रखे, ठीक है, या अलमीरा में ना रखे, वो सर्कुलेशन में आए और प्रोडक्टिवली जो बैंक है वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स को लेंड कर पाए और प्रोडक्टिव सेक्टर उसे यूटिलाइज करे लोन देने में। और लोन देने पे फिर क्या होगा, प्रोडक्शन पे यूटिलाइज होगा, प्रोडक्शन पे यूटिलाइज होने के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट के पास लोगों के पास पैसा आएगा और चीजें ढंग से एग्जीक्यूट होंगी। चलो समझ गए ना? यस। कौन सा? रुक जाओ, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है वो? अच्छा सॉल्यूशन, ये देखो, देखो यहाँ पर तुम्हें y नहीं पता है, ठीक है, और AD का फॉर्मूला होता है C+I, तो C तुम्हारा ये गिवन है 100 प्लस 0.8y प्लस 260, क्योंकि I जो है वो तुम्हारा 260 है, ठीक है। जब तुम इसे सॉल्व करने पे आओगे तो ये 1y होगा, 1y माइनस 0.8y इक्वल टू 100 प्लस 260, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, समझ गए? ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला लिख लेना, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, और रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब 8th का आंसर निकालो इसी डोमेन में। Sir, I think we have discussed some of these questions earlier in हाँ 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 classes. हाँ, पहले पहले किया है, लेकिन ओवरऑल नहीं किया ना पूरा एक साथ, इसलिए। आ गया सबका? अभी बस 4 के ही रिप्लाई आए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर जो आपने बताया था वेलोसिटी ऑफ मनी वाला, हाँ सर हाँ। हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर जैसे जो क्रेडिट क्रिएशन है सर, उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उसको काउंट करके कर सर समझ सकते हैं उस चीज को? वो तो मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा ना फिर। नहीं सर, आपने बोला कितनी बार सर पैसा मतलब सर्कुलेट हो रहा है सर, मतलब सपोज एक बंदे पे कितनी बार 100 रुपए का नोट आया अगर वो सर्कुलेट हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, वैसे फिर उसको हम कैसे समझ सकते हैं उसके अलावा फिर? ऐसे ही समझ लो, लेकिन बस ये इस एनसीईआरटी के डोमेन में बस वो ऐसे ही पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ मनी फ्लो है या स्टॉक है, तो तुम्हें अच्छा, बस प्रूफ लिखना है उसके बस। अलावा तो नहीं दिया ना सर को? नहीं, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा वो, ठीक है। सबका आंसर ये आ गया है ना, 1650 और 1100। यस। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 9th करना। स्टार्ट। Sir, option 3, B and C only. सर BCD। सर BCD होगा ना? हाँ, तुमसे क्वांटिटेटिव sir, पूछा है, तो BCD, क्वांटिटेटिव पूछा है बी, ये BCD, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी तो क्वांटिटेटिव हुआ। नहीं नहीं, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि Negligible सब्जेक्टिव करेंगे। कॉन्सेप्ट है। मतलब अब वो अगर तुम्हें चाहिए ही पैसा तो तुम लोगे ही लोगे, बाकी तो रेट से रिलेटेड है।
चलो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 10th वाले पे। इसका तो ये होगा, इसका ये होगा, इसका आईपीआर तो 1956 था ना? वो सेकंड था। नहीं नहीं, फर्स्ट तो आपका 1948 में आया था, ने- उसके बाद वो और- शेड्यूल भी वो 1958 का था। ओके। ये कारवा कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है ना? यस सर, चैप्टर 2। तो क्या बन रहा है ऑप्शन? सर एक। ए। फर्स्ट वाला। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहां किसी को कोई दिक्कत इसमें? याद करते जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 11th पे। स्टार्ट। दस वाले का बी होगा। एक मिनट, एक जने ने कहा बी होगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता ना, Green- फर्स्ट पेज तो सर बी नहीं होगा। 48 में ही था। हाँ, ए ही होगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट वाला बताओ जरा। अच्छा, किसी को पता है कि पीएम आवास योजना है क्या? सर एक बार बता दो। सर लाइक फ्री होम्स प्रोवाइड करना या हाँ, लाइक मतलब कि हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरिया के लिए, ये बस। तो इसका ये नहीं होना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? हाँ सर, बी होना चाहिए, सर मुझे भी नहीं लग रहा है। थर्ड होना चाहिए ना, वो हाउसिंग इनकम थोड़ा ना, तो रिसोर्सेज है, तो सर रिएलोकेशन वो रिसोर्सेज होगा। डिस्पैरिटीज तो कम कर रहे हैं ना सर, रिच देखो, एंड सर यस सर, अगर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन लास्ट वाले में आ जाएंगे ना एक तरीके से। सर लास्ट वाला रीजनल डिस्पैरिटीज है। लेकिन वो तो सिर्फ हाउसिंग के ऊपर फोकस्ड है ना, तो रिसोर्स है वो, तो एक ना वो इनकम है ना वो इकोनॉमिक्स से हाउसिंग रिलेटेड है। रिसोर्स देखो, नहीं है। अगर हम अगर तुमने उसमें पढ़ा हो तो एलपीजी का जो योजना देते हैं, तो वो भी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आता है, यस रिड्यूसिंग सर। इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। सर अर्बन पुअर के लिए है सर वो हाउसिंग फैसिलिटीज। इनकम तब होता है जब उस पर हाई टैक्सेस वगैरह लगाते हैं रिच देखो, पीपल, तो तब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें सिर्फ वो 48,000 करोड़ सिर्फ अलॉट किए गए हैं, मतलब सिर्फ सब्सिडी दी गई है। तो सब्सिडी देना तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वही हो जाएगा ना? टैक्स और बट सब्सिडी सर लेकिन Yes. उस केस में, रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में फिर टैक्स भी इम्पोज करना होता है, तो वो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का होता है ना। सर आइदर ऑफ द ऑप्शन होते हैं सर, या तो आप टैक्स लगा के रिच की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दो सर, या फिर पुअर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दो। तो सर वो दोनों एक साथ नहीं करने होते सर। रुक जाओ, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हो रहा था, बाकी देखते हैं अभी। गवर्नमेंट बजट, एनसीईआरटी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वैसे ही ना सब्सिडीज और हेल्थ देने से, एजुकेशन भी। सर सब्सिडीज तो प्रोडक्शन पे दी जाती है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स को। सर पैसे मिलते हैं। Government provides certain goods.
एक बार ये क्वेश्चन नेट पे डालकर देखना। सर एक बार प्रेजेंट कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ, एक सर नेट पे तो आवास योजना का डिटेल आ रही है, ये नहीं आ रहा। सर शायद 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो। लास्ट ईयर के पेपर में बहुत क्वेश्चंस में होता कि 2 ऑप्शन सही थे। हाँ, लेकिन तुम लोग मेजॉरिटी क्या कह रहे हो, क्या आंसर होना चाहिए? थर्ड लग रहा है। सर बी लग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी लग इनकम। रहा है। हाँ सर, सर बी बी। लग रहा है, इनकम वाला। तो सी होना चाहिए। देखो, जैसे एलपीजी कनेक्शन एंड फूड ग्रेन एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, तो यहां पर भी तो हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा है नॉमिनल प्राइस पे। सर बाकी ऊपर बाकी लाइन, एक बार ये देखो, ये लाइन देखो, लिखी है ऊपर की, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट इनकम वाली। यस सर। रुक जाओ, ये देखो, 48,000 CR is allotted for PM Awas Yojana in this year's budget. Identify the government objective fulfilled from the statement above. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, तो इसे तो हटा ही दो, ये तो एलिमिनेट ही है पूरा। सर रीजनल भी नहीं हो सकता। हाँ, रीजनल डिस्पैरिटी में ना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो सब करते हैं कि लैंड प्रोवाइड कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। हाँ, बाकी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में तो 2 थे ना, एक टैक्स कंसेशन था और सब्सिडीज था, हाँ और एक सर, हाँ सर, यस सर, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बचा तो ऑप्शन एक ही बच रहा है ना, एक ही रीडिस्ट्रीब्यूशन, होता है। था ना? सर टैक्स और सब्सिडीज Yes, इनकम sir. वाले में था सर एक्सप्लेनेशन में। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो सेकंड वाले ऑप्शन में था सर, बट आंसर यही लग रहा है सर, बी वाला। है ना, यही होगा ना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर उधर नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है एक और योजना का। हाँ, ये देखो, एलपीजी कनेक्शन, फूड ग्रेन, मतलब कुछ भी चीज ऐसी प्रोवाइड कर देना कि जो नॉर्मल इंसान जो है वो महंगे रेट पे ले रहा है, लेकिन गरीबों के लिए सस्ते पे निकाल दिया। सर ये ऑप्शन बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन ये एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? हाँ, कैसे कैसे, बताओ बताओ। मैं कह रही हूँ सर, मतलब बाकी ऑप्शन से कंपैरेटिवली यही लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का आंसर होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एग्जैक्ट ही लग रहा है, ये देखो 48,000। अब सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की बात होती है, क्या इस क्वेश्चन में हो रही है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड की बात? तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 2 पार्ट होते हैं, एक टैक्स कंसेशन होता है और एक डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो यहाँ पर ना ही कोई डैम बन रहा है, ना ही कोई ब्रिजेस बन रहा है, ना ही कोई ऐसी चीज है जो कोई गरीब लोग यूज कर रहा है और अमीर लोग भी यूज कर रहे हैं। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो नहीं सकता। और टैक्स कंसेशन वहां पर उन चीजों की बात कीजिए है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, उन पे गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देता है, और जो इकोनॉमी के लिए बर्बाद होती है गवर्नमेंट उस पे हैवी टैक्सेस लगाता है। तो ऊपर ये भी बात नहीं हो रही। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी में आपका वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला आ जाता है कि आपको फ्री लैंड देंगे अगर आपने बैकवर्ड एरिया में कहीं पर आपने कोई प्रोडक्शन हाउस खोलने की कोशिश की है। समझ गए, समझ गए? अब जरा ये लाइन पढ़ना, तुम्हें समझ आए। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो वेलफेयर ऑफ द पुअर में तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना 48,000 CR। अब बताओ अब। टैक्सेस थोड़ी ना इंक्रीज किए हैं। सर इसमें ये भी तो नहीं लिखा है ना कहीं टैक्स लिए या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करी है। सर बेसिकली इनकम पे बात करिए ना सर, उनकी तो अल्टीमेट बेनिफिट अरे कि वो जो पैसा आया है वो गरीबों के वेलफेयर पे यूज कर रहा है। तो जो 48,000 CR अगर गवर्नमेंट पे बजट आया भी है, जो एस्टिमेट कर रहा है वो,
तो एस्टिमेट बजट तो रिच से ही आया होगा ना। तो एक नोट बना लेना, जब भी ना कोई इनिशिएटिव की बात होगी जिसमें गवर्नमेंट कोई फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, मतलब अगर हाउस होल्ड को प्रोवाइड हो रहा है तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ होगा। और अगर मान लो फर्म को प्रोवाइड हो रहा है, तो उसमें ना तुम्हें दो दो चीज कंफ्यूज कर सकती है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाला और एक रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी वाला, क्योंकि इन दोनों पॉइंट में फर्म के अपलिफ्टमेंट की बात हुई है। बाकी ऊपर वाले में जो है, सेकंड वाले में, वो हाउस होल्ड के डोमेन, हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात है। समझ गए? यस सर। यस सर क्लियर है। बाकी Yes, sir. गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट इन अकॉर्डेंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पब्लिक प्रायोरिटी, हाँ देख लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका 12th, ठीक है। अब ट्राई करना 12th वाला। स्टार्ट। सर डी ऑप्शन, फोर्थ। देख लेते हैं। टोटल डिपॉजिट Yeah. का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, या फिर रिजर्व रेशियो वाला, जो भी कि तुम करना चाहते हो। सर डी होगा। डी होगा। ये हो गया आपका 450 इंटू क्या आएगा ये, 0.1 नहीं 10, 10, ठीक है। 10 होगा। हाँ, क्योंकि 10/100 करोगे तो वो 0.1 हुआ, फिर 1/LRR या फिर RRR, तो 1/0.1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो ये वाला। सर नहीं आया इसका, एक बार थोड़ा समझा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 450 इंटू 100/10, उससे भी तो आ जाएगा। हाँ हाँ, वो भी कर सकते। देखो, टोटल डिपॉजिट का जो फॉर्मूला होता है आपका, तो टोटल मनी क्रिएशन का मतलब है टोटल डिपॉजिट, मतलब उस इनिशियल डिपॉजिट से कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ। तो उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आपका टोटल डिपॉजिट तो नहीं गिवन, तो उसकी जगह टीडी लिख दिया। इनिशियल डिपॉजिट आपका 450 सीआर गिवन है, तो उसकी जगह 450 सीआर लिख दिया। मनी मल्टीप्लायर का जो भी परसेंटेज गिवन होता है, मतलब जो भी एलआरआर का परसेंटेज गिवन होता है, पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। 10/100 करोगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, ठीक है। तो 1/0.1 लिखोगे तो ये आ जाएगा 10। तो 450 इंटू 10, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर की जगह वो 10 लिखा, क्योंकि इसे जब सॉल्व किया तो 10 आया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 4500 सीआर आएगा। समझ गए? मल्टीप्लायर यस को सर केस थैंक है, क्या चीज? सर मनी मल्टीप्लायर को केस है डिनोट। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। 13 तो इजी है, जल्दी कर लोगे। स्टार्ट। ये तो फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया। हाउस होल्ड की जब भी बात होगी तो फाइनल हो जाएगा। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका थर्ड बिल्डअप हो रहा है, थर्ड आंसर होगा। किसी को नहीं समझ आया अनम्यूट करके पूछ लो। जब भी हाउस होल्ड की बात होगी तो फाइनल होगा, जब भी फर्म की बात होगी तो पॉज हो जाना। अगर फर्म फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, और अगर फर्म अपने लिए यूज कर रहा है तो फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लो फर्म के पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक एट द ईयर एंड हो गया है तो फाइनल रहेगा। सर चलो, इन्वेस्टमेंट है अगर, तो वो भी फाइनल मानी जाएगी ना। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट फाइनल मानी जाएगी। अब आते हैं 14th। चलो नेक्स्ट 14th।
तो सेकंड ऑप्शन में यही हो पा रहा है ना बिल्डअप? तो सर सेकंड सेकंड ऑप्शन है। हाँ ठीक है। सर किसी मॉनेटरी बेस monetary एग्जैक्टली base क्या होता है? क्या चीज? मॉनेटरी बेस वही कितना करेंसी जो है वो छपा वपा है, इस टाइप की चीज। तो वो तो मनी सप्लाई होता है ना। नहीं, मनी सर सप्लाई का मतलब होता है कि कितना सर्कुलेशन में है। सर बाकी हाई पार्ट मनी जो है वो नहीं माना जाएगा मॉनेटरी बेस, क्योंकि उसके बेसिस पे फर्दर मनी क्रिएट होती है। मॉनेटरी बेस। सर बट उसमें एक ऑप्शन राइट था सर, बस उसी से सारा आंसर निकल आता। तो मॉनेटरी बेस इज द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन और हेल्ड इन रिजर्व्स, ठीक है? जो पैसा सर्कुलेशन में और जो पैसा बैंक के पास एज अ रिजर्व पड़ा है, मतलब ओवरऑल मनी की बात, करेंसी की बात है, ठीक है? सर ये मनी सप्लाई ही हो गया फिर। नहीं, मनी सप्लाई में तो बस पब्लिक की बात हो रही होती है ना, यहाँ पर रिजर्व जो बैंक भी रख रहा है पैसा, जिसे तुम हाई पावर्ड मनी भी कह देते हो, अच्छा हाँ ठीक है सर, अब ठीक है? सर हाई पार्ट तो सिर्फ बैंक वाली होती है, मतलब नहीं नहीं, उसमें करेंसी और दोनों पब्लिक। होता है। करेंसी और बैंक का रिजर्व दोनों हो जाता है, तभी तो हाई पावर्ड हो जाता है। बाकी रुको 1 मिनट में दिखा देता हूं तुम्हें एक स्टेटमेंट। देखते रहना, इधर ही कहीं था। आ गया, इधर ही तो था। ये लाला वाला एग्जाम्पल पढ़ लिया था ना सबने? रुको मैं तुम्हें उसमें दिखा देता हूँ यार, इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा वो लाइन कहाँ लिखी थी। money। ये पढ़ सर लो। बैंक के ही होते हैं उसमें, करेंसी और कैश रिजर्व्स हाई पावर्ड में। मतलब हाई पावर्ड की वैसे जो वैल्यू आएगी वो कम नहीं आनी चाहिए, मतलब उसमें तो नॉर्मल मनी हाई में। पावर में तो रिजर्व भी आ जाएगा ना, मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट वाइल हाई पावर कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व विद बैंक। सर ये दोनों चीजें आती हैं, लिखा तो है हाँ, सर। हाई सर पावर। डिमांड डिपॉजिट नहीं आता ना, बट हाई पावर्ड मनी में मतलब वो रिप्लेस हो जाता है रिजर्व से, तो इसमें तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा दोनों में।
नहीं, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक का मतलब है जो पैसा उनका बैंक में पड़ा है और जो पैसा इन हैंड पड़ा है। सर क्वेश्चन क्या था एक बार बताना। मॉनेटरी बेस की क्या था, मॉनेटरी बेस ही था ना, मॉनेटरी बेस था तो हमने करेंसी पे टिक किया था। सर ये क्वेश्चन तो मैच करने का था, वो मॉनेटरी बेस किसी और का क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन तो सेकंड ही हो रहा है ना। यस सर। सर इसमें हम सर डी ऑप्शन सर जो क्रेडिट कंट्रोल है सर वो आरबीआई से कनेक्ट करके आंसर मिल सकता है सर, मतलब एक हाँ, वही देख। बाकी सबके ऑप्शंस नहीं मिल रहे। हाँ सर हाँ हाँ सर एक मेरे को डाउट है इसमें, हाँ लाइक लाइबिलिटीज वाला ऑप्शन, लाइक लाइबिलिटी तो वो हो गई जो बैंक हमें एक्सटेंड करता है, वो हमारी लाइबिलिटी है, हमें उसे रीपे करना है। और एसेट हमें लाइक हम एज अ डिपॉजिट बैंक के पास रखते हैं। देखो देखो देखो, इसमें देखो, तुमने जब चैप्टर बैंकिंग स्टार्ट किया होगा तो उसमें ना एक बॉक्स बना था संदीप गर्ग में, जिसमें लिखा होगा था बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट और स्प्रेड। यस याद है? यस सर। रुक जाओ, मैं 1 मिनट ना दिखा दे, तो ऐसे डिस्कशन फिर सही रहेगा, सबके साथ ही क्लियर रहेगा। और किसी को भी कुछ ऐसे डाउट आ रहे होंगे तो वो मत करना, सीधा डिस्कशन बेस पे रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? ये पढ़ो जरा। सेकंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया? रुक जाओ, और एक और पॉइंट पढ़ना है तुम्हें अभी, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट देखो जरा। डिपॉजिट्स बैंक ने कहाँ डाल रखे हैं अपने? लायबिलिटी साइड डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब समझ गए? ओके सर, यस सर। सर बट ये सर बैलेंस शीट मेरे को तो समझ में ही नहीं आया सर, क्योंकि सर मैंने ह्यूमैनिटीज से सर इसलिए। अरे एसेट इक्वल टू ना लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ठीक है? एसेट मतलब होता है अपनी चीज, और लाइबिलिटीज मतलब होता है उधार, ओके सर। ठीक है? तो बैंक जब रिजर्व बना रहा है तो बैंक अपना पैसा ही रिजर्व बना रहा है, या फिर सेंट्रल बैंक को जब दे रहा है तो अपना पैसा ही दे रहा है। और लाइबिलिटीज के डोमेन में उनका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज के डोमेन में जो पब्लिक से पैसा उठा रहा है वो खुद का पैसा तो है नहीं, ठीक है सर। तो वो उनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो जब तुम ये देख रहे होगे तो ये इस टाइप का है, ठीक है? सर ये फॉर्मूला क्या था? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस रिजर्व्स, मतलब कि क्या क्या कहूंगा मैं इसे, उस टाइप का। कैपिटल। कैपिटल भी बोल सकते हैं। एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स। हाँ, सर यहाँ पे नेटवर्थ जीरो दे रखी है, नेटवर्थ होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी जीरो थोड़ी हो सकती है कभी भी। हाँ मतलब वैसे नहीं हो सकती। हाँ, सर एज ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या। तुम्हें ये समझ आ गया कि एसेट, ये वाला फॉर्मूला याद करो, एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स। सर ये तो समझ में आ गया सर, उसके बाद जो भी है सर वो नहीं समझ अच्छा, में। वो अभी मत सोचो, वो तो उतना नहीं पूछेंगे, ठीक है? उतना नहीं पूछेंगे, मैच द ओके फॉर्मूला। ठीक है, ओके। और सॉरी, मुझे ऐसी हंसी आ गई, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। सर कोई बात नहीं सर, आप कॉमर्स को ज्यादा सर मतलब देख रहे हैं तो हो ही जाता, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट करो, 15th। ये तो सबको याद ही होगा जिसने रूलर पढ़ा है शायद। सर नाबार्ड होगा। नाबार्ड होगा। कहाँ गया? 15 था ना, हाँ, नाबार्ड, ठीक है। बाकी स्पेलिंग का भी देख लेना, कुछ वो स्पेलिंग भी गलती कर देते हैं।
बाकी इन सबके फंक्शंस पता है? यस सर। चलो सब एक एक फंक्शंस बता दो जरा। एनएसएसओ क्या करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कलेक्शन पॉपुलेशन ऑफ डेटा। हाँ, और सेबी क्या करता है? एनवायरमेंट रिलेटेड डेटा भी स्टॉक कलेक्ट एक्सचेंज कंट्रोल पे करता है ट्रेड को। हाँ, regulates the stock exchange intermediaries और ये such as आरबीआई BSE and NSE. मनी तो क्रिएशन। सेंट्रल बैंक इंडिया का मनी कंट्रोल में। सर सेबी का क्या क्या था? वो फाइनेंशियल मार्केट को संभालता है, वही सिक्योरिटी, डिबेंचर, ओके शेयर्स, सर। ठीक है, स्टॉक स्टॉक मार्केट को। ठीक है। हाँ, अब सबके जरा डेट देखना नेट पे। नबार्ड का कब था? 1980 समथिंग। 1982 19 1982 पक्का ना? 1982? यस सर। ओके, वैसी एनएसएसओ का देखो जरा। सर इसका तो नाम चेंज हो गया ना अब। हाँ, क्या हो गया? बताओ बताओ। सर सीएसओ हो गया ना, Statistical सेंट्रल organization. स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑफिस भी कहते हैं सर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहते कब आया था? कब आया था? सही है, नहीं पता। देखो देखो, नेट पे सर्च करो, फिर बताओ, हम तो डिस्कस। इसका फंक्शन क्या है? 19 या 18 में। तो सीएसओ तो नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करता है ना। सर सेबी तो 1988 में आया था। यस सर। यस सर। और आरबीआई 1935। यस सर। ठीक है। ये एनएसएसओ वाला देखो जरा पूरा डिटेल, तो एक नोट्स बिल्डअप हो जाएगा। सर सर क्योंकि एनएसएसओ चेंज हो गया, सीएसओ में तो एनएसएसओ आएगा। फिर भी याद रखना ना, इनका कुछ पता नहीं है बुक का कुछ। 1950 में स्टैब्लिश हुआ था एनएसएसओ। 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। और नाम कब चेंज हुआ था? सर 2019 में वो चेंज हो गया था सर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया था। ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है? सर बुक में तो वही है, सर्वेस कंडक्ट करना एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना। ओके ओके, ठीक है। और तुम्हें ये तो याद है ना, नीति आयोग कब चेंज हो गया था? 2015। 2000। पहले प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था? सर प्राइम प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग का भी वही है सर। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 1951 से 56। 1956। और इनके 4 ब्रॉडर मैनर क्या होते हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। सर फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक और होता है। रुक जाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट ही नया आया है? वो बाद में ऐड हुआ था। बाद में ऐड हुआ था सर, मतलब वो ये नीति आयोग के टाइम पे? नहीं सर मतलब नहीं, आई थिंक प्लानिंग कमीशन के टाइम सेकंड पे हुआ। थर्ड में। सेकंड थर्ड एफआईपी में ऐड होगा। एक बार देखो देखो जरा कब ऐड हुआ था, फिर नोट्स बन जाएंगे। सर सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बना था। सीएसओ पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उसको, और एनएसओ को मिला, एनएसएसओ को मिला के अब एनएसओ बनाया है। ओके ओके, ठीक सर है। इतना डीप थोड़ी आएगा। और किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन पता चल रही है तो नहीं, मतलब हमें नहीं पता ना, कुछ भी आ सकता है। तो जिसको जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881। यस सर। ठीक है। उसके बाद हर 10 साल में हो रहा था ये ग्रेटली, वो क्या कहते हैं, 21। Great year of device 1921। सर 21 में तो हुआ ही नहीं ना, 2011 में हुआ है लास्ट। हाँ, सर 1911 में हुआ होगा ना पहला। 1881 में हुआ था। नहीं सर, ये तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था ना 1921। हाँ, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। ठीक है। और क्या था उस बुक में? एक वो भी था ना कुछ। टिस्को कब आया था? 1907। 1907। कौन सा उन्होंने कौन सा इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बहुत हो गया था, उड़ीसा में बिल्डअप हुआ था, क्या नाम था उसका? पोस्ट कैनाल। पोस्ट Inlet कैनाल था वो। पोस्ट कैनाल। वाटर स्विस कैनाल कब आया था? 1960 1869। और कैनाल। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुए थे? 1969। 69 या 68? 68 था।
सर और क्या हुआ था इसमें 1968 में? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था ना। सर 69 में हुआ था। 69 कितने बैंक्स थे? 8 बैंक्स या 14? 14 थे ना सर। तो और उसके बाद 8 और हो गए थे। सर 69 में 14 हुए थे, तो सर शायद वही याद रखना है सर। 8 और का तो कहीं दिया नहीं हुआ इसमें। नहीं दिया तो था सर एनसीईआरटी में सब डेट्स दी हुई है। नहीं, ये इंडियन इको मतलब वो संदीप गर्ग में था। सर अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो सर शायद ना ही पूछे। रुको 1 मिनट, बाकी ये संदीप गर्ग ना एनसीईआरटी बेस्ड ही करता है। सर ये सारी डेट्स एनसीईआरटी में इतनी नहीं है। नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत तो नहीं। वो ओडिशा वाला कोच जीके जो था ओडी में दिए सर शायद से। सर जीके में आ सकता है। क्या क्या ओडिशा वाला? सर उसकी डेट नहीं है। ठीक है संदीप गर्ग। ओके, चलो अब 16th पे आते हैं। डिस्कस करते जाना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो 3 है, सर्विस एंड इंडस्ट्री होगा इसका। हाँ सर सोशल एंड इकोनॉमिक। इसका होना चाहिए आपका सोशल एंड इकोनॉमिक। ये सर 4th ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं दिखा देता हूं, ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी था। ये देखो, ठीक है, और ये देख लेना क्या क्या होता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग सोशल हो गया, और जो बिजनेस के लिए हो गया कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड बैंकिंग, वो बिजनेस फर्म के लिए हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब ये बताना जरा 17th। सर 2 होगा इसका। देख लेते हैं। सर 2 है इसका, 3 थर्ड ऑप्शन। What would be the value of investment multiplier if MPC is equal to MPS? कैसे 0.5 0.5 हो जाएगा ना, दोनों 0.5 0.5 हो जाएंगे। 1/0.2 तो 5 तो आ ये जाएगा MPC plus 1.0. MPS equal to होता है 1। ठीक है, और फॉर्मूला जो K से MPC का होता है वो 1 माइनस MPS या MPC? MPS MPC यही होता है फॉर्मूला। और एक और कौन सा होता है? एक चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्ट। ठीक है, और वो वाला ना अब मैंने YouTube पे डाल रखा है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। और ये पढ़ाया था। गैस से पढ़ा है। सर पढ़ा है आपने। ठीक है, तो देख लेना YouTube पे फुल वीडियो डल रखी है, तो ढंग से देख लेना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है, सिट्रिस पेरिबस का मतलब तो पता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, किसी को इसका पूछना है कि 17th का आंसर कैसा आया? सर एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो एक एक जना एक्सप्लेन करो, क्या करेंगे, बताओ बताओ। MPC इज इक्वल्स टू MPS है, तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का सम 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों की वैल्यू 0.5 हो गई। हाँ ठीक है, आगे बोलते जाओ बोलते जाओ। तो K इक्वल टू 1 अपॉन MPS होता है, तो M1/0.5 इज इक्वल्स टू 2, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए समझ गए? यस सर। चलो अब 18th पे आते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट आएगा, ये मत सोचना सिली डाउट है, पूछते जाना। ठीक है, बाकी मैं फुल ट्राई कर रहा हूं कि इस हफ्ते ना मैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाए। सर एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है सर, मेरे पास तो सर ऑथर्स की बुक्स है। बाकी मैंने वीडियोस भी भेजी थी जो एसआरसीसी में है अभी स्टूडेंट्स।
सर अगर हम एनसीईआरटी आपकी वीडियोस के थ्रू कवर कर लें तो चलेगा? हाँ हाँ, बहुत है बहुत है बहुत है। चलो अब ये सर देखो। नोट्स बनाने की जरूरत है अपने? नहीं नहीं नहीं, नोट्स बनाओ मत, वो उस टाइम तुम्हें याद आ जाएगा, खुद ही याद आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम ऑप्शंस देखो ना, तो उतना ड्रामे वाले ऑप्शंस नहीं दिए उन्होंने। बस ये होना चाहिए कि पढ़ा होना चाहिए, जैसे वो प्रैक्टिकली ले लो, इतने इजी से दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सर सी। बैंक टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन तो कमर्शियल बैंक करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल बैंक कमर्शियल बैंक करता है। गिविंग लोन टू जनरल बैंक ये भी कमर्शियल बैंक करता है। तो एक ही फंक्शन है जो आरबीआई का दिख रहा है। बाकी आरबीआई के सारे फंक्शंस पता है ना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इशू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर टू दी गवर्नमेंट्स, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं ना? नो सर। नो सर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। इसका निकाल कर देखो जरा कितना आएगा 19th। और किसी को नहीं आ रहा है तो पूछते जाओ, यही सेम देंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। $7,100। 6,100। देखो जरा पोल पे करो जरा कितना आ रहा है। सेकंड होगा। सेकंड, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया पूछ लो जरा। बस पुट करनी है वैल्यूएशंस कंजम्पशन के। सर एक बार समझा दो ये क्वेश्चन। देखो, बी का मतलब एमपीसी होता है, ठीक है। वाई मतलब होता है नेशनल इनकम, और ये मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अगर इसी का अगर तुम्हें सेविंग का पूछा होता तो ये चीज हो जाती नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात करूं तो 100 गिवन है तो मैंने 100 लिख दिया। फाइंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट अ इनकम ऑफ 8,000, तो ये इनकम 8,000 लिख दिया मैंने। और बी मेरा एमपीसी होता है, एमपीसी मैंने 0.5 लिख दिया। इंटू कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ गए? यस सर। ठीक है। वहीं अगर सेविंग पूछा होता तो क्या होता है, -100 प्लस 1 माइनस ये आप तो यहाँ पर 0.75 ही लिखते क्योंकि बी इंटू 8,000, ठीक है। और अगर जल्दी जल्दी करना था तो 0.25 लिखते और जल्दी निकाल देते। चलो अब आते हैं 20 पे। किसी और को पूछना है पिछला वाला तो पूछ सकता है। अब आते हैं 20 पे। इन टोटल हम 25 तक कर लेंगे आज, बाकी कल रात का टारगेट रखेंगे कि नेक्स्ट सारे हो जाए। स्टार्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे होता है। ये तो शायद 1948 में आया था। ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब हुआ? 49 में है, 1949। 1949 है। सर Yes, चाइना sir, 1949 है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यस Yes, सर, sir. वो इंडिया से 2 साल बाद हुआ था। यस सर। ग्रेट पॉलिटेरियन 76। 65. 65 सर, मतलब 62 में इनिशिएट हुआ, बाकी 65 टू 66 को चला था पूरा। ओके। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान 1956 से स्टार्ट हुआ था इसका। सर और चाइना का कब हुआ था? 53। 53 और इंडिया का 51। 1951 टू 1956। और इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान 1988 सर। 88। तो 70 में क्या हुआ था उसमें? सर वो चाइना के थे 78 में। वो चाइना के रिफॉर्म्स थे ना, 91 में हमारे आया था। ठीक है, ये एक बार देख लेना जरा। और नोट बनाते जाना। 88। 88, ठीक है। नोट बनाते जाना कि ये चीजें भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट 2 पेजेस में ही लिखा है। लिबर्टी इंडिकेटर याद है क्या होता है? Yes, sir. Measure of autonomy given to Measure the of freedom autonomy and the protection of constitutional right given to the citizens.
तो और इसको सर कौन सा जुडिशरी बनना है? कितनी सर फ्लेक्सिबल जुडिशियल है? को इंडिपेंडेंस कितनी है, उसको प्रोटेक्शन कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सर बेसिकली पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को असेस करते हैं बस। हाँ चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होता है ना, मतलब अलग अलग लेजिस्लेशन का वो फ्री कैसा सिस्टम है? के बीच में जो होता है ना। ये इसका आंसर क्या क्या होगा बताओ 20 का? सर डी। ये होगा ना सर। ओके, और किसी को परचेजिंग पावर पैरिटी पता है? हर कंट्री की कितनी औकात होती है कि वो चीजें खरीद सके, और इसका इंटरनेशनल वैल्यूएशन क्या होता है? डॉलर। डॉलर्स। यस चलो अब आते हैं 21 पे। स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक रेट। सर फर्स्ट होगा ना सर। Which of the following is not a function of the center? बैंक रेट। रुक जाओ, सर इसका फोर्थ नहीं होना चाहिए डेफिसिट डेफिसिट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होगा ना। डेफिसिट हाँ, फाइनेंसिंग। फोर्थ होगा गवर्नमेंट अगर बोलता है कि करेंसी बैंक रेट फंक्शन थोड़ी है। सर बैंक रेट फंक्शन नहीं है, सर वैल्यू है। बैंक रेट फंक्शन नहीं है सर। सर अरे डेफिसिट सारे फाइनेंसिंग तो आरबीआई करता है, और कौन करेगा? बैंक कंट्रोलर रेट लिखा था सप्लाई का इंक्रीज कर पार्ट रहा है होता है। डिक्रीज कर रहा है। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई करता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर ए डेफिसिट बैंक फाइनेंसिंग होना चाहिए। सर ए सर ही बैंक रेट जो है वो तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होएगा कंट्रोलर ना, ऑफ मनी फंक्शन सप्लाई तो का होगा उसका। सर, फंक्शन ही तो है। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है, बैंक रेट भी कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वाला कॉन्सेप्ट है। डेफिसिट डेफिसिट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग में सर सेंट्रल डेफिसिट सर फाइनेंसिंग फोर्थ जब ऑप्शन। होती है तो आरबीआई पैसे छापता है, तो सेंट्रल बैंक का ही तो फंक्शन है ये सर वो कि लेकिन करेंसी इसमें कौन आ से। रहा है? डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट होता आ है। रहा है ना, सर सेंट्रल आरबीआई उससे करता रिक्वेस्ट है, करता है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। रेट फंक्शन थोड़ी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसे तो तुम ये भी कह रहे हो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन फंक्शन नहीं है। सर वो है फंक्शन सर, बट बैंक रेट एक वैल्यू है सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन सर एक पूरा प्रोसीजर है सर। फॉरेन सिक्योरिटीज सर डेफिसिट फाइनेंसिंग फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर वो तो है सर, फोर्थ ऑप्शन तो है ही फंक्शन। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग सर गवर्नमेंट करवाती है, और वो हर टाइम थोड़ी होता है। रुक जाओ, अभी अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो ये सर पढ़ो। आपके हिसाब से फोर्थ है? हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे फोर्थ लग रहा है। बाकी ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। When government incurs a deficit in its budget, it borrows from central bank by selling its treasury bill. When central bank acquires these security, it issues new currency. This is known as monetizing the government's debt or deficit financing. तो यहाँ पर ही किसका फंक्शन कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ना। बाकी अब आते हैं बैंक पर रेट। सर ये बैंक का भी तो फंक्शन कह रहा है ऊपर। वो बैंक ही तो कर रहा है सर, वो वही तो लिख रहा है उसमें। सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग, सर वो सेंट्रल बैंक ही तो कर रहा है, अक्वायर दी सर सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। यस सर, इसमें सर पहले सर लाइन वो में तो फिर गवर्नमेंट से सेंट्रल ही बैंक ही सर, लिखते हैं। गवर्नमेंट बैंक के पास ही तो जा रही है पैसे लेने, तो एक तरह से वही तो हुआ। यस सर, फिर सेंट्रल बैंक ही होना। सर बैंक रेट तो वो डिटरमाइन करता है सर, वो फंक्शन थोड़ी, वो तो वैल्यू हुआ है। एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है बैंक रेट। बैंक रेट तो एक डिस्काउंट रेट है, एक रेट का नाम है बैंक रेट, फंक्शन थोड़ी है। रुको, अभी अरे भी पिछले साल के पेपर की कहीं आंसर की अवेलेबल नहीं है क्या सर? अब तक तो कहीं ना कहीं आई गई होगी। नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं। बाकी अभी भी तुम इन्फ्लुएंस नहीं हुई कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा। सर नहीं सर, वो कैसे सकते सर हैं आप हो जो इन्फ्लुएंस। सर बैंक रेट ही लग रहा है। मुझे डेफिसिट ये देखो, डेफिसिट पॉलिसी फाइनेंसिंग सर जो जो है आपने वो वैसे एनसीईआरटी दिखाया, फिर उसके हिसाब से तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें आरबीआई होता है, बट डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर नहीं आता। सर बट वो फंक्शन तो करता ही है सर, करेंसी छापता तो बैंक ही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट आरबीआई को कंट्रोल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन आरबीआई को अल्टीमेटली कंट्रोल तो आरबीआई को मिलता है, इसलिए आरबीआई का फंक्शन है डेफिसिट फाइनेंसिंग।
सर उसी से वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी कंट्रोल कर सकता है। एक बार नेट पे देखो जरा क्या हो रहा है इसका आंसर। नेट पर नहीं है सर। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग से तो सिर्फ इन्फ्लेशन ही हो सकती है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? अगर डिफ्लेशन है तो तो वो एक्स्ट्रा कर सर दे। नेट पे वही लाइन लिखी है जो अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ाई थी, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स इट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सर एक मिनट, आंसर की मेरे को मिली है सीयूईटी की, सर मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखो देखो। तो मेरे को डेफिसिट फाइनेंसिंग लग रहा है क्योंकि फंक्शन नहीं है ये। हाँ देखो, क्योंकि बैंक रेट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का एक फंक्शन हो गया। इसका पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इज अ हाँ, फंक्शन और ऑफ उसका आरबीआई। पार्ट जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी तो एक पार्टी है ना। इधर पार्टी और डेफिसिट फाइनेंसिंग हुआ सर। तीनों फंक्शंस है, बैंक रेट को हम एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं फंक्शंस में से, मतलब कैसे? हाँ पार्टी तो है, ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है तीनों। हाँ सर बट वो सर सर मैं इनमें से ऑड वन आउट भी तो वही कर रहा है। यस सर, ऑड वन आउट है। है ना, डेफिसिट ऑड वन फाइनेंसिंग जो आउट है जो कैसे? अलग सा ऑड वन आउट, दिखता है। ऑड वन आउट कैसे? बैंक रेट, ओपन मार्केट रेगुलेशन सेम हेडिंग के अंदर ही तो आ रहे हैं। सर तीनों ऑपरेशंस हैं, वो एक वैल्यू है जो सर, मैं बैंक तो इससे में देख आ रहा रहे हूँ। ना। देखो ना, ये दोनों कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का पार्ट हो गए, ये जो हो गया वो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का पार्ट हो गया, तो बचा ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो अलग सा ही, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्ट ले रहा है, बाकी सब में आरबीआई कर रहा है सब कुछ। सर हम ऐसे वेग आंसर तो नहीं सर कर सकते। सर एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बहुत वेग है, उन्होंने एग्जैक्टली लिख नहीं रखा कि फंक्शन है कि एग्जैक्टली सिर्फ बैंक रेट और ओएमओ दे रखा है सिर्फ ऑप्शंस में। सर बाकी वो सर ऑनलाइन आंसर की के लिए सर वो तभी कह रहा है सर जब आप पिछले साल के एप्लीकेंट हो, तो सर मैं एक्सेस नहीं कर सकता उसको। अच्छा, तो अभी कितनों को लग रहा है कि बैंक रेट होना चाहिए? पोल डाल दो। कैसे बताएं सर, पोल डाल दो। पोल तो डाला ही है 21 का। सर देयर इज 50-50। सर ये क्या हो गया? देखो सर स्किप कर दो, कोई बात नहीं। तो सुनो, ये ना एक फोटो ले लो और अपने स्कूल की टीचर से पूछना, बाकी मुझे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग लग रहा है। तो बात ही नहीं होती स्कूल की तो टीचर वही से। होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। हाँ, क्योंकि और कुछ ये देखो, किसी किसी ने यही कर दिया, दोनों ही कर दिया। ये श्यामलाल वाला बच्चा है। सर क्या सर, किसका लाल सर क्या कह रहे थे आप? डेफिसिट फाइनेंसिंग ये इसका आंसर। सर क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो तो सिर्फ क्योंकि अथॉरिटी उसके पास होती है प्रिंट करने की, तो अरे इसलिए वो प्रिंट ओवरऑल भी करता है। देखिए कि पूरा पूरा फंक्शन सेंट्रल बैंक का इन तीन में होता है, बाकी सब में जो बस एक ही में तो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट घुस रहा है। सर डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। चलो सर ठीक। आपको इसके ऑप्शन नहीं सर, और ऐसे क्वेश्चंस तो काम पूरे। आएंगे सर, ये तो बाकी तो बेकार बेकार से हैं। क्या चीज क्या चीज? ऐसे क्वेश्चंस तो सर काम आएंगे नॉलेज बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। ये थोड़ा ठीक कि है। अगर एक बार डिबेट हम सब कभी कल सुबह डिस्प्यूट पे कल डिबेट की होते क्लास रहेगा तक तो होता है रिसर्च सर। हम सब ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद कल डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि रोज रात को तो ये क्लास होनी है, ठीक है। चलो अब 22 पे आते हैं। 22 तो इजी है, अब 22 तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करवाएगा कि हाँ ये क्या ही क्वेश्चन। चलो बताओ जरा इसका आंसर। सर डी। ओके, सर इसका डी होगा। यस सर, डी ऑप्शन फोर्थ, बी एंड जी ओनली। हाँ चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं 23rd पे। हाँ ये देखो, एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं वो बता देता हूँ, पहले ये पढ़ लेना कि ये क्या है। बाकी आज जिन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा होगा, मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि डिट्टो छाप देते हैं वो। सर ये वाला मैंने पढ़ा था सर, आज ही पढ़ा। ये एक बार देख लो, ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने, अब ये देखना जरा, यही सेम डिट्टो को ये क्यों बोलते हैं? ये देखो, ये पढ़ो जरा, सेम डिट्टो।
यस सर, ये तो सेम ही है बिल्कुल। सेम डिट्टो, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है उसमें, ठीक है। सर आप ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बाद में करवाओगे सर, जो नहीं आपने नहीं, ये आज? कल कल की क्लास में होगा ना, सेम टाइमिंग पे अब रख दिया है मैंने। सर कल रात ही को 11 बजे। नहीं नहीं, ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट तो ये दिन में मैंने करवाया है ना। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में भी करवाता हूँ ना क्लासेस, तो अलग चलती है, आईएमएस के वर्कशॉप के लिए अलग में सर आप फिर उसके साथ ना बता दिया करिए सर क्लास कौन सी सर, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल नहीं है ना सर इसका, और सर मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक्स की लेनी होती है। अरे मैं तो ग्रुप में भेजने के लिए ना अभी वो नहीं है मेरे पास अथॉरिटी, क्योंकि मुझे उन्होंने वर्कशॉप के लिए रखा है। अब उन्हें ये लगेगा कि मैं स्टूडेंट्स पुल आउट कर रहा हूँ, तो वो गलत लगेगा ना, फिर एथिकल नहीं होगा। सर वो आपने तो जो अपना ग्रुप बनाया उस पे भेज यस दीजिए, सर, डोमेन वाले में। उस पे आप भेज दीजिए आपको जब नहीं, भी। कहीं तुम में से कोई स्टूडेंट वहां जाकर बोल दे अरे ये तो ये कर रहा है सर फिर। बोलना होता तो अब तक कह नहीं देते सर। चलो नहीं ये सर, वाला चल। तो समझ गए ना। यस सर। तो इसका कौन सा आंसर आया 23rd का, देखो जरा। सर 170 होना चाहिए ना। बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन ना, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सेस, तो ये नेट पे देखो जरा कितना चल रहा है। अब करंट वाला देखो, करंट वाला, क्योंकि आप हर साल 2% है। 2% है। अब एक बार फीमेल अडल्ट ये सारे देख लो जरा, फिर लिख लेते हैं हम। फीमेल की कितनी है ये सब देख लो जरा, और जीएसटी कितना जीएसटी लगता है या नहीं लगता, ये सारी चीजें देखो जरा। तो लेकिन ये तो मतलब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डोमेन से तो बाहर ही हो गए। नहीं नहीं, लेकिन हो सकता है ना कि इस साल जो उन्होंने एनसीईआरटी निकाली है जनवरी में, उसमें उन्होंने अपडेटेड डाल दिया हो। सर हमें तो पिछले साल की आएगी ना। सर इस बार कोई चेंज थोड़ी है सर, वो तो 2019 का ही प्रिंट है। सर रिड्यूस उल्टा ज्यादा हो गए इस साल। कितना हो गया? सर ये कहाँ दिया है सर एनसीईआरटी में? तो सीयूटी पेपर तो बनते होंगे वेब में है ये वैसे, ये सेस ह्यूमन वाला डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। नहीं सर एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं सर, क्योंकि अगर नहीं दिया तो फिर कैसे दे नहीं दिया? नहीं, दिया है, दिया एनसीईआरटी में दिया होगा ये। ओके सर। प्राइमरी एजुकेशन और ये सब। सर आप पुराना वाला क्वेश्चन करा दो। कौन सा? पुराना वाला, प्रीवियस। हाँ प्रीवियस है ये तो। चलो अभी 25th पे आते हैं, बाकी हम कल करेंगे। सर अभी तो है टाइम सर थोड़ा। सर अभी तो टाइम है, ले लो क्लास। सर ले लो ना, पूरा ही करा दो। ठीक है ठीक है। चलो तुम लोगों को सर मेरे आप को वाला तुम करवा दो। छोटे सारा में खींच लो क्लास। ठीक है। चलो ये वाला देखो क्या होगा। सर ए बी ए लग रहा है सर। Of the factors responsible for land degradation, organic farming तो होगा नहीं। सर मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बी डी ई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर इसमें ई कैसे है? हाँ ई कैसे होगा, वही क्योंकि सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रैक्टिस होती है सर, जिसमें जब लैंड को हम यूज करते हैं सर, उसके बाद जला देते हैं पूरा लैंड, तो सर उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल। नहीं उस पे उल्टा उस होता है, लैंड पे रेप्लेनिश हो कल्टीवेट नहीं कर जाती है। सकते दोबारा। नहीं दोबारा कर सकते हैं, और जलाने से थोड़े टाइम बाद रेप्लेनिश हो जाती है सॉइल, सर बट बट उसमें थोड़ा बार रुकना बार पड़ता है। करते रेट कम हो जाता है सर, और ये सर लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस में ही दिया होता है सर। सर इसमें तो फिर सर, पर इसमें बी और डी ज्यादा सही है अगर हम बी करेक्ट और डी ऑप्शन दें। ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। यस सर, नहीं क्योंकि सर, सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पूरे का पूरा में बर्न जो होता है रहता वो है एरिया। हाँ सर वो बर्न हो जाता है। वो बर्न होता है, पर सर आप फिर थोड़े दिनों बाद उसको या फिर कुछ टाइम बाद उसे रीयूज तो तब भी कर ही सकते हैं। तो सर वो तो हर केस में कर सकते हैं, ऐसा क्या क्लास है? 12th में जो हमने बुक रेफर करी थी सर, राधा बहुगुणा सर, उसमें इसके रीजंस में ये लिखा हुआ है। और सर सॉरी तो गिवन है, गूगल पे लिखा है कि ये तो गूगल पे बाकी तो है। गूगल पे लिखा है कि ये रिड्यूस करता है लैंड डिग्रेडेशन को। रिड्यूस ही सर इसमें क्लियरली तो लिखा हुआ है सॉइल रिसोर्स डिग्रेडेशन। एक बार एनसीईआरटी में देखना क्या है।
लॉस ऑफ एजिटेशन, अनसूटेबल सर देखो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ गया शिफ्टिंग, सर। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, एनक्रोचमेंट। ओके, ये लिख लेना जरा, एसएस ले लो इसकी। तो सर बी डी हुआ ना आंसर तो। हाँ हाँ, सर ये या तो रूरल डेवलपमेंट में होगा या फिर चैप्टर 1 में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है सर ये। एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में है ये, जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है। चलो सर लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखा है। चलो अब 26 पे आते हैं। सर बी। सर बी। Which of the following is not a reason of excess demand? Reduction in taxes तो है, fall in propensity to consume नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है। सर ये सेकंड होगा। सेकंड। सर बाकी सब है, सेकंड वाला नहीं है। हाँ ठीक है। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं 27th पे। सर सी होगा इसका। रिवर्स रेपो रेट। Which among the following is not a part of qualitative? हाँ, रिवर्स रेपो रेट। बाकी सब जो है वो सबके मतलब तो पता है ना, मॉरल सिचुएशन में स्पीचेस देखने, मार्जिन रिक्वायरमेंट में गोल्ड वाला होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कि इस इंडस्ट्री को दो और इस इंडस्ट्री को मत दो। सर वो क्वांटिटेटिव मेजर होता है ना, रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रिवर्स रेपो रेट क्वांटिटेटिव। सर एक बार सर सेकंड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है? मॉरल सिचुएशन में ना वो स्पीचेस के द्वारा की न्यूज या फिर जो मीडिया का कॉन्फ्रेंस करता है तब वो बता रहा होता है कि ऐसे करना चाहिए बैंक को, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मॉरल सिचुएशन हो गया। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वो एक नोटिस निकाल देता है कि इस इंडस्ट्रीज को आप लोन ना दें और इस इंडस्ट्रीज को दें, इस टाइप का। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले इनके मतलब देख लेना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और ये सारी चीजें। ये गारंटी एक्ट वाला तो सबको पता होगा। ये आपका पोवर्टी चैप्टर है वैसे तो। फटा हुआ था सर। हाँ, सीवीटी में नहीं आ रहा पॉवर्टी। नहीं आ रहा है, आ रहा है, पोवर्टी तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है वैसे सीवीटी में तो। सर ऑप्शन ए इसका। हाँ, एक बार ना सब इन सबके नाम नेट पे सर्च कर कर उसके नोट्स बिल्डअप कर लो अभी। सर क्लास कब तक चलेगी? चलो अब 30 तक कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ना 15 क्वेश्चंस कल कर लेंगे। क्योंकि ऑफलाइन लाइक कोचिंग भी जाना होता है सुबह। हाँ 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 Yes, हाँ, sir, तभी कल तभी सुबह कह रहा हूँ, coaching तभी कह रहा हूँ। ठीक है तो सर इसमें जो सर मनरेगा है सर सेकंड नंबर पे, सर वो तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम हुई ना हाँ 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 सर, उसको B4 से मैच करके हमारा आंसर आ सकता है सर। हाँ, उसके बाद वैसे तो आ सकता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग इसके नोट्स बना लोगे ना तो बेटर रहेगा। सर आप ऐसे इंडियन इको कराओगे? हाँ हाँ, मैंने सोचा है कि जो लेक्चर वाला पार्ट है ना वो मैं यूट्यूब पे डाल दूं, बाकी तुम लोगों को क्वेश्चन ही करवाऊं, क्योंकि वो बेटर रहेगा। हाँ सही है सर। ठीक है, क्योंकि वो पॉवर्टी और क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर के रहेगा ना बना तो देना। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर यूट्यूब आप वो तो तुम कभी भी जाकर देख सकते हो। हाँ सर बोलो। आप दिन में भी क्लासेस लेते हो? आई मीन 3 and 4 हाँ हाँ, मैं ना टाइमिंग अपने पे। कोचिंग में ले रहा होता हूँ तो मैं लिंक भेज देता हूँ, तो जो फ्री होता है वो ले सकता है उस टाइम पे क्लास। सर आप उसकी वीडियोस भी अपलोड करते हो? हाँ हाँ, और वीडियो अपलोड करता हूँ हाँ। सर इसका आंसर क्या है करेक्ट? सर ये होगा ना इसका। देखो ये जो है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला, ये तो आपका प्रमोटिंग सेविंग से अटैच हो गया।
ठीक है, तो डी का फर्स्ट कौन कौन से में, डी का फर्स्ट ये में है, ये में है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो और महात्मा गांधी, ये तो महात्मा गांधी वाला तो वेज एम्प्लॉयमेंट वाला हो गया। बी का फोर्थ इसमें, बी का फोर्थ इसमें है, तो इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए ए। सोशल असिस्टेंस, समझ गए? बाकी इनका मतलब देख लेना प्लीज, लिख लेना एक जगह ये नाम, ठीक है। इन चाइना कम्यून सिस्टम्स इज रिलेटेड टू डैश सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्योंकि ग्रुप ऑफ फार्मर्स कम टुगेदर फॉर फार्मिंग, ये था ना कम्यून सिस्टम। सर कम्युनल जोन्स तो हमारे बने थे फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना ना। नहीं, वो तो SEZ ना था, सॉरी वो सोशल इकोनॉमिक जोन। सर तो फिर इसका फोर्थ हुआ। सर एग्रीकल्चर ही होगा सर, इसमें लैंड डिवाइड हुआ था ना सर देखना, ये तो मेरे एग्रीकल्चर ही होना चाहिए इसका, बाकी देखो जरा। सर एग्रीकल्चर ही हुआ, NCERT में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, सर नेक्स्ट एग्रीकल्चर आंसर है सर, चेक कर लिया। एग्रीकल्चर है ना, हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं 30, उसके बाद और हम कल कर लेंगे 30। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, क्या है? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट स्टैंड्स ट्रू ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड। सर 2। यस सर 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है, आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? हाँ हाँ, सर आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो ऊपर वाला कोई क्वेश्चन में सर कुछ 170 करोड़ वाला था, सर वो वाला मुझे समझ नहीं आया, अब समझा दो। 170 करोड़ कौन सा था? सर थोड़ा ऊपर ये वाला ये सपोज। वाला देखो, यस सर। एक्सांटे मतलब होता है प्लांट और एक्सपोस्ट मतलब होता है एक्चुअल, ठीक है। उसने जो प्लान किया था वो 100 किया था, यस सर। प्लान 100 किया था, तो अब ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए। यस सर। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने प्लान किया था कि वो स्टॉक 100 रखेगा ही रखेगा, लेकिन हुआ क्या कि बीच में ही डिमांड ज्यादा आ गई। डिमांड ज्यादा आने की वजह से उसे स्टॉक से ही 30 निकालना पड़ गया, तो एक्चुअली उसके पास कितना हो पाया? बस 70 जो उसके पास बच पाया, तो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट 70 रह गई। ओके सर। और किसी को कोई भी बीच में आएगा तो पूछ लेना, ऐसा कुछ मत सोचना। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन बता दो जिसमें नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी वाला। अच्छा एक बस ना, मैं एक बार इन्हें फ्री कर दूं जिन्हें 30th वाला, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ, या और किसी को भी डाउट होगा तो यहाँ पर वेट कर सकता है। कहाँ गया? अरे नीचे 30। देखो इससे तो इसमें पूछा था कि ट्रू डेफिसिट डिमांड के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअल आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ, नहीं। तो डेफिसिट डिमांड में क्या होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होता है। पोटेंशियल आउटपुट शॉर्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, नहीं। एक्चुअल, तो इसका आंसर क्या बोला था आप लोगों ने? सेकंड वाला। सर सेकंड ऑप्शन होगा ना, सी, तो सी में आ रहा है बस। ऑप्शन ये तो वही तो हमने ये और की कर दी। deficient potential output fall short of actual output, actual demand is less than the expected demand, C तो होना चाहिए, expected मुझे डी लगा। expected demand is less than actual demand। देखो अगर मैं इसका कॉम्बो बोलूं तो ये तो गलत बिल्डअप हो रहा है ना,
सर बट सी तो होगा ही ना हाँ सर। सर, सी के अलावा तो हो ही नहीं सकता है। देखो डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड ही तो रहता है ना, एग्रीगेट डिमांड, डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड, एक्चुअल तो रहता नहीं है। तो कंपेयर अगर भी मैं इस, होता है। तुम कह रहे हो सेकंड वाला, तो सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए क्या कह रहा है, एक्चुअल आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता ना। सर पोटेंशियल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट में कोई डिफरेंस होगा? मतलब जितना हम कर सकते हैं, तो तुमने ये तो पढ़ा होगा ना कि तुमने डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड फुल इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में पढ़ा है। हाँ जी। तो फुल इक्विलिब्रियम में तो हम ये कर ही नहीं रहे होते ना कि आपका कोई भी चीज आइडल पड़ा है। तो फिर नहीं पोटेंशियल वाला सही होगा ना? सर, बट इसमें एक्चुअल डिमांड इज लेस देन एक्सपेक्टेड डिमांड, तो सर ये तो होगा ही ना सर फिर। यस सर। सर अगर एक वाला सही है तो जो बी वाला है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, तो फिर आंसर मैच नहीं होगा जो थर्ड वाला है। तो इसका बस डी होना चाहिए ना, बाकी कॉम्बो तो कुछ ना कुछ अलग सा डिफाइन कर रहे हैं। सर पर इसमें सी क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि सी के साथ ए अटैच है ना। समझ, सर अगर एक्सपेक्टेड डिमांड इज लेस देन एक्चुअल डिमांड है तो सर वो तो एक्सेस डिमांड हुआ ना, जब एक्चुअल डिमांड ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, तो सर डी तो हो ही नहीं सकता है, वो तो उल्टा केस हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्चुअल आउटपुट, एक्सपेक्टेड और पोटेंशियल आउटपुट में कोई डिफरेंस होता है क्या? सर मे बी सेम ही है सर, इधर शायद हमें घुमाने के लिए वो वर्ड्स चेंज करे हैं बस। पोटेंशियल आउटपुट आई थिंक एक्स एंटे है। पोटेंशियल तो वो हो जाएगा फुल इक्विलिब्रियम, और एक्सपेक्टेड तो कितना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्स एंटे जो है। वो पोटेंशियल एक्स एंटे लग रहा है और एक्चुअल एक्सपोज्ड लग रहा है। हाँ तो ये तो एक्सपोज्ड वाला हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट फॉल शॉर्ट्स। और पोटेंशियल आउटपुट एक्स एंटे हो जाएगा। हाँ सर सही तो बन रहा है, और सी। फिर पोटेंशियल वाला फुल इक्विलिब्रियम वाला नहीं होगा, फुल इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेस देन द एक्चुअल डिमांड। पोटेंशियल तो हो गया जितना हम बना सकते थे। हाँ तो वो अगर वो एक्चुअल आउटपुट से कम है तो मतलब हमने ज्यादा बना दिया ना, तो वो तो नहीं होगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पोटेंशियल आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ। सर डेफिसिट डिमांड की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो सी ऑप्शन तो होना ही चाहिए ना। यस सर। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो इसका फिर सेकंड होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि इसे वैसे भी ले सकते हैं कि अगर हमने नहीं, ओवर यूटिलाइजेशन वाला इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है, इसका सेकंड ही होगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने 30 को समझ आ गया वो लीव कर सकते हैं, बाकी एक जने ने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला पूछा था, वो मैं बता देता हूँ उन्हें। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को फीडबैक देना होगा कि ये क्लास कैसी लगी और क्या हो सकता है, तो मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है, 2 मिनट लगा कर। सर ये क्लासेस हेल्प करती है तो आप कंटिन्यू कर लेना बस। हाँ 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 ठीक। एंड सर आप कंट्रोलिंग का डिलीटेड सिलेबस कब कराओगे? ये उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें, ग्रुप पे ही डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर फीडबैक देना था सर, जैसे सर जब आप एनसीईआरटी रीड करवाते हो ना, हाँ सर उसमें कई कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, तो सर आप वो थोड़ा, मतलब सर मुझे पता है टाइम कम है सर, आप इसलिए थोड़ा जल्दी रीड करते हो सर, मतलब सर थोड़ा, मतलब आप थोड़ी सी उसमें स्पीड सर कम कर लीजिए सर, जैसे आज आपने एडीएस वाला बताया, हाँ तो सर उसमें सर जो चीज आपने बताई सर, मतलब एग्जांपल देके वो तो समझ में आ जाती है सर, बट कई चीज होती है सर, जैसे वो डायग्राम वाला पार्ट है जो हमारा नहीं हुआ,
तो हाँ सर उसमें सर आप थोड़ा स्पीड में होते हो तो सर उस टाइम ना सर मे भी शायद हर बार कोई डाउट रेज नहीं करना चाहता या क्या चीज़ है, बट सर उसमें फिर आपको सर मतलब हमें समझ में नहीं आता सर, मुझे नहीं आता सर, इसीलिए मैं चलो मैं ध्यान रखूंगा ठीक है। बाकी ना ग्राफ को उतनी इंपॉर्टेंस मत देना क्योंकि चांसेस कम है ग्राफ के आने के। और सर वो जो फॉर्मूलाज वगैरह है सर जो आप आज हाँ वो डेरिवेशन है वो आ सकती है। सर फॉर्मूला सारे मतलब याद करना है। हाँ फॉर्मूले सारे याद करने। ठीक है सर, ठीक है। सर वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला बता दीजिए, समझ नहीं आया। नहीं वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो, बस ये याद रखो कि स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो, फॉर्मूला नहीं आने वाला उसका। सर ये फ्लो कॉन्सेप्ट है ना? हाँ वेलोसिटी ऑफ मनी फ्लो कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सर फॉर्मूला पक्का नहीं आएगा ना इसका? हाँ हाँ फॉर्मूला पक्का नहीं आएगा। सर अगर एनसीईआरटी की जगह बीके और कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं एनसीईआरटी पकड़ो, सब सब उसी को बेस बनाकर, मतलब ये कर सकते हो कि वीके ओरी पहले पढ़ लिया उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। ठीक है सर। चलो अब ये जो करंट प्राइस वाला ये देखो, सपोज अ कंट्री ओनली प्रोड्यूसेस ब्रेड इन द ईयर 2000 और एक 2001 दिया है, तो 2000 जो है वो बेस ईयर हो जाएगा और 2001 जो है वो करंट ईयर हो जाएगा। इट हैड प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो 2000 की बात हो रही है, 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, प्राइस वाज 10, ठीक है, तो बेस ईयर का प्राइस कितना हो गया, बेस ईयर का जो प्राइस है वो 10 हो गया। इन 2001 द सेम कंट्री, मतलब अभी करंट ईयर की बात हो रही है, 110 यूनिट्स, तो नॉमिनल जीडीपी में मुझे करंट क्वांटिटी पता चल गई जो कि है 110, ठीक है, और जो प्राइस है वो 15 है, तो 110 इंटू 15 करोगे तो ये समझ आ गया ये कैसे आया। यस सर। ठीक है, एक जने ने पूछा था ना शायद, यस सर। ठीक है, और उसके बाद तुमसे पूछा है कि आप रियल जीडीपी बताओ, रियल जीडीपी में बेस ईयर का प्राइस कितना था 10 और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी थी 110, ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आएगा, इसलिए ये आंसर हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि मतलब लाइक एक चीज ना दे रखी हो, मतलब तीन चीजों में से और वो निकालनी। हाँ 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 हो सकता है। सर एक बार आपको डेट्स वगैरह बता दो, जो आपने बताई थी, जो सारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, मुझे समझ नहीं आया था। बैंक्स वाला वो था आपका सर 1969। यही वाला था, यही वाला हाँ, क्वेश्चन। 1989 था ना, 69। 69। ठीक है, सर हाई पावर्ड मनी और जो नॉर्मल मनी है उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो नॉर्मल मनी होता है उसमें बैंक में कितना पैसा पड़ा है तुम्हारा और इन हैंड कितना पड़ा है, वो हो गया नॉर्मल मनी। और हाई पावर्ड मनी में हो जाता है कि जो आपका बैंक में रिजर्व पड़ा है, मतलब जो बैंक का रिजर्व है प्लस पब्लिक का पैसा। सर बैंक का रिजर्व फॉर एग्जांपल मतलब? पीआरआर एसएलआर ये सब नहीं होते। अच्छा, ये और जो पोस्ट ऑफिस के होते हैं वो भी आते हैं इसमें? नहीं नहीं वो नहीं आते, वो बैंक से रिलेटेड नहीं है, वो बैंक की बात कर रहे हैं। सर फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी, ये रुको 1 मिनट, तो सर हाई पावर्ड मनी जो है वो एज अ बेस कैसे प्रोवाइड करता है, मतलब आगे और फंड्स क्रिएट क्रेडिट करने के लिए? क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, तो क्रेडिट क्रिएशन में तो सिर्फ वो आते हैं ना, वो जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं क्रेडिट लोगों क्रिएशन के। में क्या क्या, फिर से बोलो। क्रेडिट क्रिएशन में तो डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं ना, तो उसमें गवर्नमेंट के रिजर्व्स का क्या यूज है मतलब? तुमने जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो क्या था?
अच्छा, फुल बॉडीड मनी का होता है कि उसे बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है ना इक्वल टू उसकी वैल्यूएशन है। एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंटरेस्टिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। मतलब मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का है, तो उस 1 रुपए की सिक्के का जो नॉमिनल वैल्यू भी होगा ना वो 1 रुपया ही बिल्डअप हो रहा होगा, इस टाइप का। सर ये 2 टाइप की होती हैं, मतलब दोनों में सेम ही डेफिनेशन है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसमें। कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू? सर नहीं, फुल बॉडीड के नीचे ही है एक और। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी। सर नहीं, जो फेस वैल्यू था और इंसेंटिव ये वाला? शायद सर वो- मतलब कोई भी चीज अगर जितनी लिखी है उतने के इक्विवेलेंट हो रही है तो फुल बॉडीड हो गया। मतलब 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए ही खर्च हो रहा है। तो फिर वो फुल बॉडी। बाकी ये नहीं आ रहा है तुम्हारा, वो इवैल्यूएशन ऑफ मनी है। एनसीईआरटी में इसका तो कुछ जिक्र नहीं है वैसे उतना, मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। स्पेकुलेटिव का है, ट्रांजैक्टिव मोटिव का है, वो वाला है बस। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था, एक बार पूछो पूछो। सर वो हाई पावर्ड मनी वाला नहीं समझ आया। अरे जो रिजर्व्स होते हैं उसके बेसिस पे ही तो क्रेडिट क्रिएट हो रहा होता है ना। अगर ज्यादा होगा रिजर्व बनाना तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो वो दोनों पे डिपेंड करेगा, रिजर्व्स पे भी और जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं। हाँ, अच्छा, दोनों पे करेगा तो इसलिए। बनेगा ना। हाँ। अच्छा, और जो नॉर्मल मनी होता है उसमें डिमांड डिपॉजिट्स तो दोनों में कॉमन ही है ना, हाँ नॉर्मल और हाँ हाई पावर्ड में। हाँ। बस उसमें डिफरेंस आ जाता है कि उसमें करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक आ जाता है। हाँ अच्छा, सर तो हाई पावर्ड में उसमें रिजर्व सरप्लस भी आते हैं ना? हाँ, रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व्स। चलो ओके। और किसी को तो नहीं है ना डाउट इन 30 क्वेश्चंस में? बाकी मैं अपलोड कर दूंगा तो एक बार देख वो लेना। डेफिशिएंट डिमांड वाला नहीं समझ आया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना। तो ओके, मुझे इसमें ये पूछना था कि पोटेंशियल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है या कुछ डिफरेंस होगा दोनों में? तो मैं एक बार फिर से देखो। क्योंकि हम एक्सेस एक्चुअल और आउटपुट मतलब हो डेफिशिएंट गया, तो एक्चुअल आउटपुट हो गया मतलब रियलिटी, और पोटेंशियल आउटपुट मतलब इतना कर सकता था। सर जितना कर सकता था वो हो जाएगा वो ना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है। हाँ, और फिर जो एक्सपेक्टेड डिमांड है या एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो उसका क्या मतलब होगा? वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब एक्सांटे हो जाएगा कि इतना इतना सोचा था। बट सर जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है वो तो हम पोटेंशियल आउटपुट पे निकालेंगे, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे। एक्सपेक्टेड पे थोड़ी ना निकालते हैं, एक्सांटे पे। देखो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर हमेशा एक्सांटे की बात कर रहा होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है ना। हाँ बट सर वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है तो ना तुमने कि फुल एम्प्लॉयमेंट के भी ना 3 सिनारियो पढ़े होंगे, एक अंडर, अंडर होता है। एक ओवर वाला होता है जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, हाँ, और अंडर, ओवर और ये अंडर फुल, वाला। फुल वाला। हाँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसे पूरा पढ़कर फिर मैं एक बार और डिस्कस कर लूंगा, तो जो नेक्स्ट सर क्लास आपने में पॉवर्टी की वीडियो अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे? नहीं नहीं अभी Poverty नहीं, pattern। अभी करूंगा करूंगा। मतलब इस हफ्ते तो मैंने मैक्रो और माइक्रो टारगेट किया है, उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं इंडियन इको और बिजनेस स्टडीज। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर आ रहे हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। और थैंक यू कोई सर। फीडबैक होगा ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, फिर मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, चलो ओके, बाय, गुड नाइट।